आज हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पाठ को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ, आपके बीच आया हूँ। यहाँ से आपके 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में लाइव स्ट्रीमिंग का भी आज से परमिशन मिल गया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और अपनी भावना को कमेंट के माध्यम से मुझे व्यक्त करेंगे और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। तो दोस्तों, पेपर इतना नज़दीक आ गया है कि इन सारे जितने भी रामबाण टॉपिक हैं उन्हें आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में दोहराते रहना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ। स्वर, आपको पता है कि ये वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाषा एकदम ये 14 होते हैं, जैसे अ, आ, ई। दोस्तों, अब मैं स्वर के भेद बताता हूँ। आपको सिर्फ भेद याद रखना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर पे पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। ह्रस्व स्वर का हमेशा याद रखना है। जितने भी छोटी ई, उ या अ या लृ से संबंधित जितने भी वर्ण होते हैं वो ह्रस्व में होते हैं और दीर्घ में उसके अपोजिट, जैसे अ का आ, छोटी ई का बड़ी ई और छोटी ऊ का बड़ी ऊ। इस तरह से री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तथा प्लुत स्वर में ध्यान रखना है कि इसके उच्चारण में स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, तो पिछले बार पूछा था कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उसमें प्लुत स्वर भी था और उसके एग्जाम्पल में ओम था। मित्रों, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग। इनके भेद है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, उत्क्षिप्त। ध्यान रखिएगा, ऊष्म और उत्क्षिप्त से प्रश्न बनता है, स्पर्श से भी बनता है और अंतस्थ से भी बनता है। तो इनके 4, जैसे हमने दीर्घ में 3 पढ़ा, स्वर संधि का 3, और उसी प्रकार से हम व्यंजन संधि के 4 भेद, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त। स्पर्श में क्या होता है, जैसे क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं वो सब स्पर्श के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, क वर्ण का उच्चारण कंठ, च का तालु, ट का मुर्दा, त का दंत और प का ओष्ठ होता है। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ होते हैं। इसे ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें एक और आता है अंतस्थ। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होती है, जैसे य, र, ल, व। ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कौन स्वर वर्ण नहीं है या व्यंजन वर्ण नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि य, र, ल, व ऐसे 4 वर्ण हैं जो कि अंतस्थ वर्ण के अंदर में आते हैं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में ये सारे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि आपको इससे याद कर ही जाना चाहिए। ऊष्म में होता है कि उस उच्चारण मुंह से गर्म हवा निकलते, जैसे तलावश, मूर्धन्यश, दंतश, हा। उसी तरह से उत्क्षिप्त, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर वाला उठाकर झटके के साथ नीचे गिरता है, जैसे र, ढ। संयुक्त व्यंजन का ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन में भी 4 आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और इसके तोड़िएगा भी, इसके अलग अलग पार्ट, जैसे क, श, त, र, ज, य, श, र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिक और मुख से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र चिन्ह का प्रयोग होता है। अनुस्वर का उच्चारण न और म के समान ही होता है। इससे चिन्ह जैसे मंगल, जंगल, हंस, ये सब याद रखेंगे। दोस्तों, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, दुख। तो इसमें आप देख रहे हैं कि
ये ऊष्म टाइप के उच्चारण है। उच्चारण के स्थान तो मैंने बताया, फिर से एक बार दोबारा देख सकते हैं आप कि अ, क वर्ण, ह और विसर्ग कष्ट से, चवर्ग तालु, टवर्ग मुर्दा, तवर्ग दंत, पवर्ग ओष्ठ और अंग य न न म ये नासिक से होता है और व का दंत और होष्ठ से होता है। ए और ऐ का कंठ और तालु से होता है। ओ और औ कंठ और ओष्ठ से होता है। ये आप अपने उच्चारण करते समय भी इसको देखकर आंसर लगा सकते हैं। निश्चित रूप से जो भी पूछता है उसको आप एक बार देखेंगे। अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। याद रखिएगा, ये आपके सिर्फ ट्रिकी क्लास है, इसमें आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। आपको इसमें सिर्फ वही पॉइंट, वही चीज़ बोलेंगे जो आपके लिए बहुत अधिक महत्व है और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। जो शब्द किसी शब्द के मेल से न होते हो और जिनके खंड का कोई अर्थ नहीं हो, जैसे दूध, दूध को तोड़ोगे तो द और ध में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। नाक का भी तब तोड़ोगे, यानी कि आप किसी भी शब्द को अगर तोड़ते हैं और वो शब्द सार्थक अर्थ नहीं देता है, उसे ही रूढ़ कहते हैं। और यौगिक में क्या होता है, इसमें 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय इत्यादि। योग रूढ़ में ऐसे शब्द को अपना समान अर्थ छोड़कर परस्पर से चले आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे पंकज, पंकज का क्या अर्थ होता है, कमल। तो याद रखिएगा कि पंकज का अर्थ कमल होता है। तो ये अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ को तोड़ने पर सार्थक शब्द नहीं मिलता है। योग रूढ़ 2 सार्थक शब्दों से बनता है, उसको तोड़ने पर 2 सार्थक शब्द मिलता है। और योग रूढ़ किसी तीसरे शब्द को बताता है, बस इतना ही। तो ये आपने देखा। उसके बाद शब्द विचार में आप आइए तो वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को ही तो शब्द कहते हैं। जैसे क जमा ल जमा अ इक्वल टू कलम। शब्द के भेद। अब शब्द के भेद में हम आपको बताते हैं कि रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे और विकार या प्रयोग के आधार पे हम शब्द का भेद देखेंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर और विदेशज। तो तत्सम सीधा याद रखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग होता है, जैसे अक्षर, मृत्यु, वर्षा, विद्या। उसके बाद तद्भव वे शब्द जिनका संस्कृत से सीधे हिंदी में कन्वर्ट होता है, जैसे प्रायः हम देखते हैं अग्नि को आग, श्रृंग को आंसू, आश्रु को आशु, अर्ध को आधा, गदर्भ को गद्दा। इस तरह से हम देखते हैं तद्भव। और हम देखते हैं देशा शब्द जो किसी भी भाषा से नहीं लिए गए हैं, जैसे पेटी, पगड़ी, लात, लड़का, ये सब शब्द है, ये देशज हैं। और शंकर शब्द ध्यान रखिएगा, जिसमें देशज और विदेशज यानी कि तत्सम और तद्भव से मिलकर बनते, जैसे गैस, आश्रु गैस। तो गैस वहाँ इंग्लिश हो गया, आश्रु क्या हो गया, देशज हो गया। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर। तो इसमें ध्यान रखेंगे विदेशज शब्द में अंग्रेजी के शब्द आएंगे, अरबी शब्द आएंगे और फारसी शब्द आएंगे। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, जिसका कुछ सार्थक शब्द का अर्थ जैसे रोटी, पानी, ममता, झंडा, यानी कि रूढ़ शब्द जो है उसे ही हम सार्थक मानते हैं। निरर्थक शब्द में रोटी, टोटी। अब रोटी तो पता चला, टोटी नहीं पता चला, पानी, वानी। तो इस तरह के शब्द जो है उसको निरर्थक शब्द, जैसे झंडा, वंडा। तो वंडा क्या है भाई। नाउ अर्थ के आधार पे हम देखते हैं। तो अर्थ के आधार पे आपको, अर्थ के आधार पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब इन चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं। तो पूर्ण विराम 1 नंबर में देख लीजिए, पूरा लाइनिंग, अर्ध विराम जे टाइप का, अल्प विराम, कोमा, योजक चिन्ह पूछता है, योजक चिन्ह पे आप ध्यान देंगे। और प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये सारे चिन्ह आपको ध्यान में रखना है।
इससे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अब हम आते हैं विकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ये देखिए कि वे शब्द कहे जाते हैं जो कारक या काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकार उसमें पैदा, जैसे कुत्ता को कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, मेरा। अविकारी जो नहीं बदलते हैं, जैसे किंतु, नित्य, हे, अरे, तो ये सब अविकारी शब्द हो गए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। हम बढ़ते हैं आगे, विराम चिन्ह का पता चल गया। अब हम देखते हैं जितने संज्ञा तो आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, जैसे हरेंद्र, भारत, पीटर, गीता। जातिवाचक जिससे पूरे जाति का बोध हो, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वस्तु। उसी प्रकार से द्रव्यवाचक में जिससे नापे तौले जाने की बोध हो, जैसे धातु, खनिज, दूध। भाववाचक जो सिर्फ महसूस होता है, जैसे प्रेम, शत्रुता, मिठास। समूहवाचक जैसे मेला, गुच्छा इत्यादि। दोस्तों बनावट के आधार पर संज्ञा के भेद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखें। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को एक बार आप देख लेंगे। वचन भी आपको मालूम है, एक वचन, बहुवचन। इस तरह से दोस्तों आज का मैं सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। दूसरे सेशन में बाकी के जितने भी हिंदी व्याकरण के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं सरल से सरल भाषा में लेकर आपके साथ आऊँगा। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय भारत।